चलिए, वेरी वेरी इवनिंग बाबू लोग, कैसे हैं? राकेश कुमार सिंह जी, मीरा जी, वंदना जी, कुणाल कुमार जी, कैसे आप लोग? राकेश कुमार जी, सर जी, एक बुक में पढ़े हैं कि शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य कला शैली में है। गुरुजी, थोड़ा सा इसकी चर्चा का। अफगान हिंदू इस्लाम इंडो इस्लामिक शैली में है। इंडो इस्लामिक शैली, अफगानी स्थापत्य भी इंडो इस्लामिक शैली में था। त्रिपुरारी जी, मोहम्मद गुड्डू जी, मिथिला नगरी से आनंद कुमार जी, विपिन बिहारी जी, श्याम सुंदर पासवान जी, आशीष कुमार जी, कन्हैया चंद्रवंशी जी, मौसम कुमार, जल्दी से सलोनी कुमारी जी, निशा भारती, निशा कुमारी, सब लोग हैं। आइए, मीरा एसआई, आते हैं हम लोग। मिष्टी राजनी जी, चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सहायता जिसे सब्सिडी कहा जाता है, आर्थिक सहायता या सब्सिडी क्या होती है? पहला क्वेश्चन हुआ, आर्थिक सहायता या सब्सिडी क्या होती है? तो सब्सिडी, ध्यान से सुनिएगा, सब्सिडी में जैसे हम लोग एलपीजी सिलेंडर लेते हैं या पेट्रोलियम पदार्थ लेते हैं, तो बिना खरीदे हुए ही सरकार के द्वारा जो उत्पादक वर्ग है उसको भुगतान कर दिया जाता है, उसे ही सब्सिडी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? सब्सिडी कहा जाता है। सुजीत कुमार जी, तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। माल एवं सेवा खरीदने के लिए सरकार द्वारा भुगतान, गलत है। उत्पादन के कारकों का व्यवसाय उपक्रम द्वारा भुगतान, क्लियर नहीं है। शेयरधारकों को कंपनी द्वारा भुगतान नहीं है। कोई माल एवं सेवाओं को खरीदे बिना ही व्यवसाय उपक्रम को सरकार द्वारा भुगतान, हम लोग को सब्सिडी नहीं मिलती है। वो पैसा किसको सीधे, हम लोग के बदले सीधे सरकार देती है। तो उत्तर क्या निकलेगा भाई? जो सरकार के द्वारा दिया गया पेमेंट, सरकार के द्वारा दिया गया उपक्रमों को पेमेंट ही सब्सिडी कहलाता है। सब्सिडी को राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वह, हमने कहा था जब चर्चा करते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है, तो एनएनपी बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। यह जो मूल्यह्रास है, इसमें सब्सिडी को भी शामिल किया जाता है। गुरुजी, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। इंजीनियर राहुल जी, बिहार पुलिस के फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दरोगा के मेंस का पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है। नहीं, पढ़ाई पर प्रभाव नहीं पड़ना है। मेंस की तैयारी आपकी अच्छी हो गई है। मेंस में केवल कौटिल्या जी इसके साथ जुड़े रहे, आपकी तैयारी होती जाएगी। फिजिकल पर भी चाहे 2-3 घंटा 4 घंटा ध्यान दे देना है, क्योंकि आपने पीटी तैयार कर लिए, फिजिकल पास कर जाते हैं तो आपका जॉब हो जाता है। लेकिन बिहार दरोगा में मेंस है, मेंस के बाद फिजिकल भी है, इसमें 2 चरण है। तो जब फिजिकल की तैयारी उधर कर लेंगे तो बिहार दरोगा में भी फिजिकल की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी फिजिकल में यह भी हो जाएगा। तो आप समझेंगे, ये समझेंगे कि हम बिहार पुलिस का फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा और बिहार दरोगा के फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो थकावट नहीं होगा। क्लियर हुआ? आप ये समझेंगे कि हम बिहार दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा का, बिहार दरोगा का फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थकावट नहीं होगा। नहीं तो ये सोचेंगे बिहार पुलिस के पीटी की तैयारी कर रहे हैं, बाप रे बाप, मेरा बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा छूट जाएगा, तो थकावट हो जाएगा। लेकिन आप ये समझेंगे दोनों एग्जाम की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, अतः साथ साथ कर रहे हैं, तो थकावट का कोई बात ही नहीं है, कोई बोधरेशन होगा ही नहीं, कोई साइकोलॉजी मन में बैठेगा ही नहीं। आइए, पहला क्लियर हो गया। हाँ, तो हम बता रहे थे एनएनपी का पूरा नाम क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलते हैं हम लोग, स्क्रीन पर ही लिख लेते हैं, जल्दी से देखेंगे। एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास।
या इसको मूल ह्रास में क्या कहते हैं, मशीनों की घिसावट, ध्यान से सुनिएगा राकेश कुमार सिंह जी, ध्यान से सुनिएगा, मशीनों की घिसावट या सरकार के द्वारा दिया गया हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफरेबल पेमेंट। अब हस्तांतरण भुगतान क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफरेबल पेमेंट, सरकार के द्वारा बिना किसी सेवा के बदले किए गए भुगतान को ट्रांसफरेबल पेमेंट कहा जाता है, हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है, जिसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत सब्सिडी आता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सब्सिडी आता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार का सामुदायिक जो मुआवजा दिया जाता है सरकार का, चाहे विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो या इंदिरा आवास योजना के तहत दिया गया भुगतान हो या शिक्षा ऋण हो, ये सब इसी में शामिल किया जाता है, जो बिना किसी सरकार का सेवा, बिना कोई वर्क किए हुए, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप हो, बिना कोई वर्क किए हुए सरकार के द्वारा दिया गया भुगतान, उसे मूल ह्रास में ही शामिल किया जाता है और इसे जीएनपी से निकाल देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है एनएनपी। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जीएनपी और एनएनपी के बीच का अंतर क्या कहलाता है, मूल्य ह्रास कहलाता है। ठीक इसी चीज को इधर, इसको इधर लेके चल जाएंगे, इसको इधर लेके चल जाएंगे तो हम लोग का उत्तर निकल जाएगा। क्या होगा भाई, जीएनपी माइनस एनएनपी, जीएनपी का फुल फॉर्म एनएनपी का फुल फॉर्म बता देते हैं, बराबर क्या होता है, मूल्य ह्रास। क्वेश्चन फिर पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, लिखते भी जाइएगा। अब देखो भाई अतुल कुमार जी, यदि क्वेश्चन पूछेगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरा क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा, बना क्वेश्चन कि जीएनपी बराबर क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। ध्यान से सुनिएगा, जीडीपी क्या होगा भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, एक्स क्या हुआ, एक्सपोर्ट, वाई क्या हुआ, इंपोर्ट, मतलब एक्स हुआ निर्यात, भारतीय वस्तु विदेश जाना, अब विदेशी ढौआ भारत आना, और वाई हुआ आयात, विदेशी वस्तु भारत आना, भारतीय वस्तु, भारतीय मुद्रा विदेश जाना। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा, जब आयात और निर्यात बराबर हो जाए, किसी देश का आयात और निर्यात बराबर हो जाए, सलोनी जी, ब्यूटी जी, राकेश कुमार सिंह जी, गुरुजी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपसे परसों से ही फोन पे बात करना चाहता हूं, मुझे मार्गदर्शन करें। आप ऑफिस वाले नंबर पे 808304 29 पर आप मेरा शेड्यूल जान ही रहे हो, उस शेड्यूल को छोड़ के कभी बात करना, शनिवार को आप बात कर लेना, शनिवार को राकेश कुमार जी, शनिवार को आप बात कर लेना, 10 बजे के बाद आप कॉल कर लेना। यदि हम घर पे रहेंगे, हालांकि 2-3 वर्क है हॉस्पिटल का, हम अपॉइंटमेंट ले लिए हैं, तो हमें कल भी जाना है 2-3 टेस्ट करवाने के लिए परिवार के सदस्यों को, और परसों भी जाना है। तो आप जब देख लीजिएगा, कहिएगा गुरुजी को, बस कहिएगा, हम कह देंगे राकेश कुमार सिंह जी का फोन आएगा तो मुझसे बात करा दीजिए। हो गया क्लियर? अब देखो भाई, बहुत अच्छी बात कुणाल कुमार जी, बहुत अच्छी बात, हमने कहा जीडीपी और
एनएनपी में रिलेशन बनाया, ध्यान से सुनिएगा। तो जब आयात और निर्यात बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे, जीएनपी बराबर जीडीपी। यह कब होगा, जब एक्सपोर्ट इनपोर्ट बराबर हो जाए। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुना, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, यदि निशा भारती जी ध्यान से सुनिएगा, गोपालगंज नरेश, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि निर्यात और आयात में कंफ्यूजन हो जाए, क्वेश्चन पूछेगा निर्यात यदि अधिक हो जाए और आयात कम हो, इसी इक्वेशन से हम लोग का क्लियर हो जाएगा। इस इक्वेशन को गौर करेंगे। इंजीनियर राहुल जी, सुमित कुमार जी ध्यान से सुनिएगा, इसमें ले क्वेश्चन पूछेगा एक्सपोर्ट मैक्सिमम हुआ, इंपोर्ट मिनिमम हुआ तो क्या होगा। मान लिया जाए, इस इक्वेशन को सेट करेंगे, मान लिया जाए इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं हम लोग का, बहुत अच्छा इक्वेशन मिला है तो उसी को यूज करेंगे, उसी को बना लेंगे। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस 400 माइनस 200 बराबर जीडीपी प्लस 200। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी। हो गया क्लियर, समझ में आई। मतलब सर जी पढ़ने से ज्यादा फिजिकल जी। आइए बढ़ते हैं भाई, हमने कहा ध्यान से सुनिएगा, एक के बार में ये दिमाग में बैठा लेंगे कि जब निर्यात अधिक हो आयात कम हो तो उस कंडीशन में जीएनपी बड़ा होगा, जीडीपी छोटा होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के रूप में। दूसरा क्वेश्चन में जब निर्यात के तुलना में आयात अधिक हो जाए तो क्या होगा। जब निर्यात के तुलना में आयात अधिक हो जाए तो क्या होगा रे भैया, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब देखो भाई इसमें क्या होगा, तो हम लोग इक्वेशन पर बिठा लेंगे, जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस प्लस 200 माइनस 400, तो क्या कहेंगे जीडीपी माइनस 200। इसका मतलब क्या हुआ, जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी। समझ में आया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बहुत अच्छी बात, वही बात है। यहां पर निर्यात मतलब आमदनी, आयात मतलब खर्चा। निर्यात जब अधिक हुआ था, आमदनी अधिक था, खर्चा कम था, तो जीएनपी बड़ा था, जीडीपी छोटा था। लेकिन यहां पर आमदनी कम हो गया, खर्चा अधिक हो गया, तो इस कंडीशन में जीडीपी बड़ा हो गया, जीएनपी छोटा हो गया। लेकिन जब आमदनी रुपया खर्चा रुपया तो जीडीपी बराबर जीएनपी। मतलब क्या हो, जब आयात और निर्यात दोनों बराबर हो जाए तो जीडीपी जीएनपी बराबर होता है। क्लियर हो गया हैदर अली जी, क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी बढ़ाना है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, इस सब में क्वेश्चन है, बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन सब है, अतः घबराने की कोई बात नहीं है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, कई क्वेश्चन है। निर्यात जाना आयात आना, बहुत अच्छी बात। बस निर्यात ऐसे अंकिता जी ऐसे याद रखेंगे, निर्यात में आमदनी, आयात में खर्चा। आमदनी कब होगा, जब वस्तु आप बेचेंगे, जब पैसा आपके पास आएगा। खर्चा मतलब जब आपके पॉकेट से पैसा चला जाएगा। पॉकेट से पैसा कब जाएगा, जब वस्तु और सेवा का उपभोग करेंगे। जब आप वस्तु और सेवा का परचेज करेंगे, बिक्री करेंगे, तो पैसा आपके पॉकेट में आएगा। जब बिक्री करेंगे तो पैसा आपको पॉकेट में आएगा, सेल करेंगे तो पैसा पॉकेट में आएगा, और जब आप खरीदिएगा तो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। क्लियर। तो आयात मतलब जाना, निर्यात मतलब आना, किसका, रुपया का, वस्तु का। आयात मतलब बाहरी वस्तु का आना, निर्यात मतलब देसी वस्तु का जाना। क्लियर। निराला जी, नागालैंड नरेश, बाप रे बाप, प्लीज सर पॉलिटी का भी बैच दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, सब बैच चलते रहेगा। इसमें मूल अधिकार से संबंधित ढेर सारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया, मूल अधिकार कहां से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से लिया गया।
मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 12 या 36 माइनस 1 बराबर 35। आर्टिकल हो गया क्लियर? आप लोग को वीडियो दिखाई दे रही है? मल्टीपल लॉगिन डिटेक्टेड टू वॉच वीडियो लॉग आउट फ्रॉम अदर सिस्टम। चलिए ठीक है। अच्छा, मूल अधिकार में संशोधन करने के लिए अब आते हैं। संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? केवल और केवल संसद ही संशोधन कर सकता है। मूल अधिकार पर युक्त प्रतिबंध भी संसद ही लगा सकता है। लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन घुमाएगा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का प्रतिलंबन या निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति। जब आपातकाल लिखा रहेगा तो राष्ट्रपति मारिएगा, अन्यथा संसद मारना है। क्लियर हो गया? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति, डायरेक्ट रहेगा। मूल अधिकार पर प्रतिबंध या संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। क्लियर हो गया? दिलीप जी, अतुल जी, सबको क्लियर? अब देखो भाई, यहां से क्वेश्चन, एक बाबू आज क्वेश्चन भी किए थे कि गुरुजी एक क्वेश्चन बता दीजिएगा, अनुच्छेद 358 और 359 क्या है? 358 और 359 क्या है? कोई बताएंगे मुझे? कई बार चर्चा हो गई, मानस देवी जी, ब्यूटी जी, सलोनी जी, सोनी जी, 358 359 में हम लोग क्लियर कर दिए थे, बताए थे कि आपातकाल के दौरान मूल अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 358 के तहत सस्पेंड होता है। लेकिन आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर दिए गए सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं, सभी प्रकार का मूल अधिकार सस्पेंड हो जाता है अनुच्छेद 359। कुणाल जी, 20 एवं 21 दोनों याद रखिएगा। मतलब क्वेश्चन पूछेगा, इसको लिख लेंगे, जिनको नहीं आता होगा वो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल 358 में क्या कहा गया है? आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए स्वतंत्रता का निलंबन हो जाता है। और फिर आर्टिकल 359 में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 के तहत दिया गया मूल अधिकार को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार, निलंबित हो जाता है। हो गया? क्लियर हो गया भाई? अमित जी, 368 में लॉकडाउन में भी लागू होगा। 358 निश्चित रूप से लॉकडाउन भी लागू है, जो कि लॉकडाउन अनुच्छेद 19 का हनन हो रहा है। आपकी स्वतंत्रता को हनन किया गया तो लॉकडाउन में भी आप जाएंगे। क्या चीज? अनुच्छेद 19 का हनन होगा आपातकाल के दौरान 358 के तहत। आते हैं कुणाल जी, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ
कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन है? तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, महात्मा गांधी। कौन है भाई? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी से कई रचना हम लोग को पता होगा, सत्य की खोज, हिंद स्वराज, हरिजन, हरिजन के बाद यंग इंडिया, क्वेश्चन पूछेगा नवजीवन, ये सब किसका है? महात्मा गांधी के द्वारा रचना किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों लिख लेंगे यहां पर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ यहीं पर लिख लेंगे, हरिजन, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हरिजन, सत्य की खोज, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो अफ्रीका में लिखे थे, इंडियन ओपिनियन, माय ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन हो गया। नवजीवन, आगे बढ़े, ये सब किसका भाई? महात्मा गांधी का। आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी हो गया। कल हम लोग जवाहरलाल नेहरू की चर्चा कर लिए थे। जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचना में क्या था? जो क्वेश्चन पूछता, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलकी, विश्व इतिहास की झलकियां। उसके अतिरिक्त और भी कई बता दिए थे कि इंडिया विंस फ्रीडम। अब देखो, ए ऑटोबायोग्राफी और पिता का पत्र पुत्री के नाम, पिता का पत्र पुत्री के नाम, यह सब लिखा भी दिए थे, कोई बात नहीं। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन चलते हैं। जेसी बोस इसमें है, जगदीश चंद्र बोस। हम लोग को ऑलरेडी एक क्वेश्चन आता है, कैक्सिकोग्राफ, क्रेक्सोग्राफ, क्रेक्सोग्राफ याद रखेंगे, क्रेक्सोग्राफ, पेड़ पौधा में जो ट्रांसपैरेशन हो रहा है उसकी खोज किया था। कौन बाबू? जगदीश चंद्र बसु, भारतीय मूल के विद्वान थे। जगदीश चंद्र बसु बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने ही रेडियो की भी, रेडियो तरंग की भी खोज किया था, रेडियो तरंग को मापने वाला यंत्र की भी खोज किया था। सर, मौलिक अधिकार कौन सा? इंजीनियर मिथिलेश जी, कौन सर जी मौलिक अधिकार को कौन समाप्त करेगा? कंफ्यूजन आता है, बाप रे बाप, कंफ्यूजन क्यों? संसद। मौलिक अधिकार में संशोधन कौन सा कर सकता है? संसद। समाप्त कौन कर सकता है? संसद। लेकिन आपातकाल लिखा रहेगा तो राष्ट्रपति, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति, आपातकाल लिखा रहेगा तो राष्ट्रपति, डायरेक्ट रहेगा तो संसद। हो गया राकेश कुमार जी। आगे बढ़ते हैं भाई, 3 क्लियर हो गया तो चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा, पापू, पापू मनम, एक दिन और आया था, हमको याद है यह परियोजना, एक दिन और आया था। पापू मनम जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पापू मनम जल परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, यह है अरुणाचल प्रदेश में, भारत और चीन के बॉर्डर पर, सेकाई नदी। कौन सी नदी? सेकाई नदी का। अब देखो भाई, विदेश जाने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो विदेश जाने का अधिकार क्वेश्चन आएगा अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, उसी में चर्चा किया गया है। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश में पापू मनम परियोजना की चर्चा किया गया है। हो गया, पापू मनम परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन फिर पूछेगा, अगला क्वेश्चन के लिए 5वां नंबर चले, किस ग्रह का नाम रोमन प्यार की देवी के नाम पर पड़ा? बाप रे बाप, प्यार की देवी, रोमन प्यार की देवी के नाम पर पड़ा था। तो ध्यान से सुनिएगा, सभी 8 ग्रह में बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सेटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण, जिसमें 3-4 गो का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का निकटवर्ती ग्रह बुध है,
और इस बुध को नाम रखा गया रोमन मैसेंजर देवता के नाम पर, मरकरी रखा गया। रोमन संदेश वाहक देवता के नाम पर बुध का नाम रखा गया मरकरी। रोमन प्यार का देवता वीनस के नाम पर शुक्र ग्रह का नाम रखा गया वीनस। पृथ्वी को तो कोई विशेष नोमेनक्लेचर नहीं किया गया या अर्थ, लेकिन युद्ध के रोमन देवता के नाम पर मंगल का नाम रखा गया मार्स। देवताओं के ग्रह के नाम पर जुपिटर का नाम रखा गया, बृहस्पति का नाम रखा गया जुपिटर। तो रोमन देवताओं का देवता मतलब महादेवता पर रखा गया जुपिटर। क्लियर हो गया। सुंदर ग्रह यह क्या है भाई? रोमन प्यार की देवी। और निशा भारती जी ध्यान से सुनिएगा, जब लोग प्यार की देवी में जाएंगे तो आप सौंदर्य का देवता चल जाएंगे, लेकिन सुंदर ग्रह के नाम पर पिया सेटर्न, क्योंकि चारों ओर क्या था? रिंग या छल्ला था। सब को सब लिख लीजिए। चलिए बहुत लोग बउआ लोग कह रहा है सर जी लिखा दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए। पहला लिखेंगे बुध या मरकरी का नाम रोमन संदेश वाहक मैसेंजर देवता के नाम पर पड़ा। देवता के नाम पर हो गया। मौसम कुमार जी बफरिंग हो रहा है, तो अब तो ढेर सारा ऑप्शन है भाई। लाइव क्लास में भी आज सुबह में एक लड़का शायद अजीत कुमार था बायोलॉजी वाले क्लास में, लगातार लिख रहा था सर बफरिंग सर बफरिंग सर बफरिंग। खुशबू शाह जी आपको भी कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है, तो अब तो ऑप्शन आ चुका है ना कि नेट स्पीड कम है तो आप ऑप्शन ले लीजिए। 480 है, 360 है, 240 तक ऑप्शन आ गए है। सेटिंग कर दीजिए, कोना में लिखा होगा सेटिंग स्टार वाला चीज है, उसको दबाइए, सेटिंग आ जाए, रिजोनेंस को कम कर लीजिए। अब तो वो सेटिंग पहले तो ऑफलाइन में था, अब तो लाइव में भी आ चुका है। तो ऐसा करने सही है। ब्यूटी जी सही है, शंकर जी सही है, एकदम ठीक है। तो आप देखो अतुल जी ठीक है। जब बफरिंग होता है तो मेरे सामने भी बार बार कहते हैं, मेरे सामने भी स्क्रीन लगा हुआ है, बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ, तो हम भी देख लेते हैं, हम रुक जाते हैं। आइए, बुध का नाम मरकरी का नाम रोमन संदेश भाग देवता के नाम पर किया गया। दूसरा लिखेंगे शुक्र, 3-4 ही को तो महत्वपूर्ण है। शुक्र वीनस का नाम रोमन प्यार का देवता, प्यार या सौंदर्य, सौंदर्य के देवता के नाम पर, सौंदर्य के देवता के नाम पर। हो गया क्लियर? रोमन सौंदर्य के देवता, प्यार एवं सौंदर्य के देवता के नाम पर किया गया। हो गया? आगे बढ़े। पृथ्वी तो ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह, क्यों भाई? जल की उपस्थिति के कारण ब्लू प्लैनेट कहा गया। मंगल का नामांकन, मंगल अर्थ यह हो गया, मंगल हो गया मार्स। क्या बताए थे? रोमन युद्ध के देवता के नाम पर। रोमन युद्ध के देवता के नाम पर। राकेश कुमार जी आपका भी अब बतबा इज बराबर डिफरेंट इज तनी मनी नहीं, तनियो मनी नहीं। ध्यान से सुनिएगा। अब राकेश कुमार सिंह जी का क्वेश्चन आ रहा है कि सर देवता की देवी
बतबा इज बराबर, मतलब ईश्वर कहेंगे, जी जी ईश्वर ही कहेंगे। आते हैं चौथा, मंगल हो गया तो जुपिटर ले ले, बृहस्पति, जुपिटर देवताओं का ग्रह, इसे क्या कहते हैं? देवताओं का ग्रह। शनि सैटर्न, इसे क्या कहते हैं? सुंदर ग्रह, ब्यूटी प्लैनेट, ब्यूटी प्लैनेट हो गया। ये रोमन कौन था? ग्रीक को ही रोमन कहते। यूनान एक देश है, ग्रीक या यूनान, उसी के देवता सबके नाम पर अपना भारतीय ग्रह या पूरे विश्व के, यह भारतीय ग्रह तो नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे है, उसका नाम रखा गया। क्लियर? खोज उन्होंने वही सब किया था। अब देखो भाई, यह क्लियर हो गया। शनि सैटर्न सुंदर या ब्यूटी। कल हम लोग बायोलॉजी में चर्चा करेंगे कि ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है। कोई आता है आप लोग को? जल्दी से बताएंगे। हाँ, सोनी प्रिया जी, दुष्टिया काला ग्रह शनि, ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? आज नहीं हम कहने वाले हैं, बायोलॉजी के क्लास में कहने वाले हैं। ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? सुंदर काया लगता है, ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, कोई जिनको आता है। चलिए, सलोनी जी बिल्कुल सही है। मतलब महिला लोग ब्यूटी के प्रति बहुत ज्यादा रहते हैं कि भाई देखो, सब उत्तर दिया है जितने भी, सलोनी जी, सोनी प्रिया जी, जितने भी उत्तर है उसमें अधिकांशतः शुरुआत दौर किए हैं महिला वर्ग ही। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, लगभग सभी महिला का उत्तर ठीक आ रहा। हालांकि कुछ पुरुष वर्ग भी ठीक है। हाँ, अब पुरुष वर्ग भी ठीक आने लगे। ये जो कमजोर हड्डी है क्लेविकल, सबसे हमारे शरीर का सबसे कमजोर हड्डी है, इसे ही ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। कल बायोलॉजी के क्लास में एक एक हड्डी को हीमोग्लोबिन बनाएंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जो एक एक हड्डी को निकाल निकाल के डिस्क्रिप्शन करके हम लोग हीमोग्लोबिन बनेंगे। तो यहां पर शनि ग्रह हो गया। अरुण और वरुण को क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मीथेन गैस की उपस्थिति है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। उत्तर भी निकल गया होगा। उत्तर तो उत्तर क्या होगा? यहां सब का सब निकल गया, वीनस आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए ब्रांड विथ द माउंटेन्स, ए ब्रांड विथ द माउंटेन्स, छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। किसका है भाई? रस्किन ब्रांड का। किसका है? रस्किन ब्रांड का यह बुक है। ए ब्रांड विथ द माउंटेन्स, ए ब्रांड विथ द माउंटेन, किसकी रचना है? रस्किन ब्रांड का। रस्किन ब्रांड का ही रचना है। द रूम ऑफ द रूफ, क्या है भाई? द रूम ऑफ द रूफ, द रूम ऑफ द रूफ भी रस्किन ब्रांड का ही रचना है। हो गया क्लियर? मिथिला नरेश, रजनीश बाबू जी, क्लियर हो गया? अब देखो भाई, क्वेश्चन पूछेगा, बैचलर ऑफ आर्ट क्या कहेंगे? बैचलर ऑफ आर्ट, यह किसकी रचना है? रस्किन ब्रांड का रचना है। राकेश कुमार शर्मा जी, किसकी रचना है भाई? रस्किन ब्रांड का रचना है। क्वेश्चन फिर पूछेगा, द लेटर्स, द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर भी किसकी रचना है? द इंग्लिश टीचर भी रस्किन ब्रांड का ही रचना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें खुशवंत सिंह का तो रचना सबको पता होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की रचना। क्वेश्चन फिर पूछेगा, आर के नारायण की रचना, तो दो तीन को बड़े ही पूछता है। आर के नारायण की रचना मालगुडी लेज, मालगुडी लेज और द गाइड। आर के नारायण की रचना कौन? मालगुडी लेज, मालगुडी
डेज और द गाइड। हो गया। चलिए दीपराज जी क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर कह रहा भटनागर पुरस्कार, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जिसकी शुरुआत किया गया था 1958 में, हालांकि 1988 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। भटनागर पुरस्कार विज्ञान और साहित्य के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा त्रिपुरारी शर्मा जी, क्वेश्चन पूछेगा कि यह पुरस्कार किस सरकार के द्वारा? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, किसके लिए? विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में, होरोलॉजी। अब देखो भाई होरोलॉजी क्या है? समय की गणना, समय की गणना करने वाला विज्ञान। जैसे ही समय की गणना आता है, तो हम लोग जब महाभारत देखे थे तो महाभारत में क्या कहा था? मैं काल हूं। ये जो समय की गणना के लिए घड़ी, समय की गणना कौन करता है? घड़ी करता है। तो यह जो विज्ञान है वह क्या? होरोलॉजी। क्या है भाई? होरोलॉजी, समय मापने का विज्ञान। लेकिन क्वेश्चन पूछता है राकेश कुमार सिंह जी, टाइम के लिए बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन पूछता है निद्रा का अध्ययन, आज ही सुबह में बताए थे, हिप्नोलॉजी। किसका अध्ययन भाई? हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी निद्रा का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी क्वेश्चन पूछता है टिश्यू के बारे में, हिस्टोलॉजी। टिश्यू के बारे में हिस्टोलॉजी, और स्वप्न के बारे में ओनेरियोलॉजी। स्वप्न के बारे में ओनेरियोलॉजी। आज भी सुबह में बायोलॉजी वाले क्लास में सबकी चर्चा किए थे, सलोनी जी, कुणाल जी, शंकर कुमार राय जी, नीतीश कुमार पटेल जी, दीपक जी। फिर से सुनिएगा, कैलियोलॉजी सुंदरता के लिए, कैलियोलॉजी सुंदरता के लिए, कैलियोलॉजी समय को मापने के लिए, होरोलॉजी निद्रा का स्टडी ऑफ स्लीपिंग, तो निद्रा का अध्ययन, हिप्नोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रीम, ओनेरियोलॉजी और स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। हो गया क्लियर? आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का रहा है, पंचतंत्र के बारे में, पंचतंत्र में क्या लिखा हुआ है? देख भैया, पंचतंत्र में नीति के बारे में, नीति कथा, रूल्स रेगुलेशन की चर्चा किया गया है। विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र। बाइबिल के पश्चात सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित किया गया यह पुस्तक है। अब तक लगभग 50, लगभग कर देंगे 50 विदेशी भाषा, 50 से विदेशी भाषा में या 50 भाषा में इसका अनुवाद किया जा चुका है। क्वेश्चन पूछेगा यह किससे संबंधित है? तो नीति से संबंधित है, नीति शास्त्र है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पंचतंत्र से रिलेटेड पुस्तक है हितोपदेश। हितोपदेश के रचनाकार कौन? नारायण पंडित। यह बड़ी क्वेश्चन पूछता है। पंचतंत्र से संबंधित पुस्तक, रिलेटेड बुक हितोपदेश है, जिसके रचनाकार कौन भाई? तो याद करें रचनाकार कौन? तो रचनाकार नारायण पंडित। क्वेश्चन पूछेगा विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, क्वेश्चन फिर यदि पूछ देगा कि इस पंचतंत्र बाइबिल के पश्चात दूसरा सर्वाधिक पुस्तक है
दूसरा पुस्तक है जिसका 40 विदेशी भाषा में, कितने विदेशी भाषा में, 40 विदेशी भाषा में किया गया। अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने भी इसका फारसी में अनुवाद किया था। फिर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल नामक स्थान पर एक आकृति खुदा हुआ है जिसमें कौवा और लोमड़ी वाली कहानी पंचतंत्र का उकेरा गया है, चित्र उकेरा हुआ है। और बचपन में पंचतंत्र की ढेर सारी कहानी सुने होंगे, तो 2-3 पॉइंट बनता है इसमें, 2-3 पॉइंट लिख लेंगे। पंचतंत्र लेखक कौन? विष्णु शर्मा। बहुत लोग दिमाग पर बैठा लेता है कि वही विष्णु शर्मा, क्या कौटिल्य, चाणक्य या विष्णु शर्मा? नहीं नहीं, वो मौर्यकालीन था, यह गुप्तकालीन ग्रंथ है। वो मौर्यकालीन ग्रंथ या गुप्तकालीन ग्रंथ है। ध्यान से सुनिएगा। पंचतंत्र रचनाकार विष्णु शर्मा। यह है क्या? नीति कथा है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, पंचतंत्र यह बाइबिल के पश्चात दूसरा सर्वाधिक भाषा में अनुवादित किया गया पुस्तक है। दूसरा सर्वाधिक भाषा में अनुवादित किया गया पुस्तक है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, पंचतंत्र से के करीबी पुस्तक, पंचतंत्र से मिलता जुलता पुस्तक कौन है भाई? नीति सार है, जिसकी रचना कौन किया था? जिसकी रचना कौन किया था? मिलता जुलता पुस्तक नीति सार है। क्या है भाई? नीति सार है। जिसकी रचना नारायण पंडित। हो गया। पंचतंत्र के समरूप पुस्तक, मिलता जुलता पुस्तक, नीतिसार, रचनाकार नारायण पंडित। हो गया क्लियर? इतना समझ में। लोथल वाला भी याद रख लेंगे। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे एक बंदरगाह स्थल, और लोथल में पंचतंत्र से मिलता जुलता कहानी का चित्र उकरा हुआ प्राप्त हुआ है। हितोपदेश, हितोपदेश, अच्छा, नारायण मिलता जुलता पुस्तक नीति सार नहीं रे भाई। हितोपदेश नारायण पंडित, बहुत अच्छी बात। कुणाल कुमार जी, हितोपदेश, न हिति, नीति उपदेश नहीं, हितोपदेश है, जिसकी रचना नारायण पंडित का। हितोपदेश की रचना नारायण पंडित का। आइए, तो क्वेश्चन घुमाएगा कि पंचतंत्र बाइबिल के पश्चात दूसरा सर्वाधिक भाषा में अनुवादित किया गया पुस्तक है। पंचतंत्र से मिलता जुलता पुस्तक हितोपदेश है, जिसकी रचना नारायण पंडित के द्वारा किया गया। नीति सार है कामंदक की रचना। नीति सार किसकी रचना? नीति सार भी जो बताए थे वो अभी किसी न किसी की रचना है, वो अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। नीति सार कामंदक, नीतिसार की रचना कामंदक। नीतिसार किससे रिलेटेड? अर्थशास्त्र से संबंधित है, और अर्थशास्त्र की रचना विष्णु गुप्त, वहां है विष्णु शर्मा,
विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा किया गया। हो गया क्लियर? चलिए अब देखो भाई, हम ही हितोपदेश बताए थे, बहुत अच्छी बात, आप खुद भी हितोपदेश ही बताए थे। अब देखो यहां पर क्वेश्चन बना, दोनों क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा भारत का द प्रिंस, मैकियावेली की रचना द प्रिंस। मैकियावेली यूरोपीय विद्वान थे। मैकियावेली से तुलना किया गया अर्थशास्त्र की रचनाकार कौटिल्य का चंद्रगुप्त चाणक्य का, चंद्रगुप्त के गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, उनकी रचना थी अर्थशास्त्र, जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित और अर्थशास्त्र से निकटवर्ती पुस्तक कौन? नीति सार कामंदक का। दूसरा क्वेश्चन बना कि विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र, जो नीति कथा है, और पंचतंत्र से मिलता जुलता पुस्तक हितोपदेश, हितोपदेश के रचनाकार नीति शास्त्र नहीं, नारायण पंडित। हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पंचतंत्र हो गया, तो 10वां क्वेश्चन चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली भारत में कहां लागू नहीं है? सबको पता है नागालैंड में लागू नहीं है। पंचायती राज से कल भी क्वेश्चन आया था। कल का क्वेश्चन था राज्य के नीति निषेधक तत्व में वो कौन सा सिद्धांत है जो गांधीवादी मॉडल पर, अनुच्छेद 40 बता दिए थे पंचायती राज। यहां पर चले, नागालैंड में अभी तक लागू नहीं है, लेकिन राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 पहला राज्य बना और दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश। पहला राज्य बना था कौन? राजस्थान, और दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमने कहा था पंचायती राज व्यवस्था का प्रैक्टिकली लागू किया गया, प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में, प्रायोगिक रूप से लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में, और राजस्थान के नागौर जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसे इंप्लीमेंट किया। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन 10 के बाद 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर का कोयले का बड़े पैमाने पर पाया जाता, आज भी हम लोग चर्चा किए थे, आज कोयला वाला क्षेत्र चर्चा किए थे कि सबसे ज्यादा कहां? झारखंड। झारखंड में कहां? झरिया, जो किस श्रेणी का? गोंडवाना श्रेणी का। लेकिन तमिलनाडु में क्या था? तृतीयक श्रेणी का, तृतीयक श्रेणी का। कहां? न्यू बेली, न्यू बेली में। हो गया? तमिलनाडु में तृतीयक श्रेणी का, न्यू बेली। फिर बताए थे कि भारत का सबसे पुराना कोल क्षेत्र, प्राचीनतम कोल क्षेत्र, प्राचीनतम कोल क्षेत्र कहां? पश्चिम बंगाल का रानीगंज, पश्चिम बंगाल का रानीगंज था। हो गया? चले, न्यू बेली कहां है? तमिलनाडु में है, रानीगंज का क्षेत्र था। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का रहा है एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, आज भी सुबह में चर्चा किए थे। रासायनिक पदार्थ जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, याद आया कुछ? ब्लड क्लोटिंग में मदद करने वाला प्रोटीन भी बताए थे, हिस्टामिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। लेकिन विटामिन के, फाइलोक्विनोन, विटामिन के फाइलोक्विनोन ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। तो उत्तर तो निकल गया होगा, रक्त का थक्का के लिए विटामिन के, फाइलोक्विनोन। थायमिन है, तो थायमिन जब ये होगा तो विटामिन B1, बेरी बेरी, साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12, कल भी आया था, एनीमिया, और नियासिन, स्पेलिंग मिस्टेक है, नियासिन विटामिन B3, रोग होता है पेलेग्रा। हो गया? ये सब तो क्लियर है भाई। कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन, हाँ उत्पादन अलग चीज है और भंडार अलग चीज है। गौतम जी आज हम लोग चर्चा किए थे रक्त के भीतर भी हिपेरिन है जो ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है,
कटने पर हिस्टामिन है जो हिपेरिन को इनएक्टिव करता है और रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, और लास्ट थक्का था फाइब्रिनोजेन। लेकिन ब्लड क्लोटिंग में मदद करने वाला विटामिन के है जो वसा में घुलनशील विटामिन है जिसका स्टोरेज लीवर में रहता है। स्टोरेज कहाँ रहता है? लीवर में रहता है। 12 के बाद 13 नंबर चलते हैं। मिलाने के लिए दे दिया है, मिलाएंगे भाई। बीसीजी बच्चों में दिया जाता है टीबी से बचाव के लिए। टीबी को कहते हैं क्षय रोग या तपेदिक टीबी या यक्ष्मा, जबकि एंटी रेबीज इंजेक्शन रिग कहा जाता है। लुई पास्चर ने खोजा था रेबीज के लिए। लुई पास्चर ने किसके लिए? रेबीज के लिए। अब देखो टेको, अनीश कुमार जी, टोकोफेरॉल, तो टी है ई विटामिन। क्वेश्चन पूछेगा पेनिसिलिन जीवाणु एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक क्या करता है? शरीर के अंदर जीवाणु के वृद्धि को रोकता है। शरीर के अंदर जीवाणु के बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। एंटीसेप्टिक क्या करता है? जीवाणु के प्रवेश को रोकता है। एंटीपायरेटिक क्या करता है? अतितापन को नियंत्रित करता है। एंटासिड क्या करता है? पेट की एसिडिटी को कम करता है। हम लोग केमिस्ट्री वाले क्लास में ये सब बहुत अच्छा चीज चर्चा कर लिए थे। तो क्लोरोक्विन है, यह दस्त रोधक होता, अमीबी या पेचिस रोग के बचाव के लिए। जो पेचिस रोग होता है प्रोटोजुआ के कारण, इंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, उसको बचाव के लिए यह क्लोरोक्विन दिया जाता है। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन दिया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा पेनिसिलिन किसके लिए दिया जाता है? जीवाणु वृद्धि को रोकने के लिए। रेबीज का टीका की खोज किया था लुई पास्चर। लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया, पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण की प्रक्रिया की खोज किया था। ये सब कई बार चर्चा कर दिए हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर भी निकल गया होगा। उत्तर निकला ए का 3, बी का 4, 3 4, सी का 1, सी का 1 और 2, बी नंबर। अगला देखें भाई, कौन सा सबसे आसान हाइड्रोकार्बन है? अभी जो क्लोरोक्विन चल रहा है वही है। जी वही है। क्लोरोक्विन भी एंटीवायरल इन्फेक्शन है। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा। अतुल कुमार जी, दिल्ली नरेश, क्वेश्चन पूछेगा। कल आज भी शायद हाइड्रोकार्बन वाले में टॉपिक चर्चा किए थे, बात बात में ही सारा कुछ ले गए थे। केमिस्ट्री वाले टॉपिक में जब हाइड्रोकार्बन की चर्चा किए थे तो हाइड्रोकार्बन में ध्यान से सुनेगा, हाइड्रोकार्बन को 2 भागे बांटे थे। कितने भागे बाबू? 2 भागे बांटे थे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और या कहेंगे कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। असंतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, कम से कम एक, या कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। जब डबल बॉन्ड रहेगा तो उसे कहते, ध्यान से सुनिएगा, जब चारों ओर से सिंगल बॉन्ड है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर क्या होगा? केवल सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन, तो यह हो जाएगा एल्केन हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड रहेगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड, तो एल्कीन हो जाएगा। और कम से कम एक रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्काइन हो जाएगा। हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब क्वेश्चन पूछेगा, एल्केन समूह का सबसे साधारण यौगिक है मीथेन। एल्काइन समूह का सबसे साधारण यौगिक है इथेन। एल्काइन समूह का, एल्कीन का इथेन और एल्काइन का एसिटिलीन है। यही तो याद रखेंगे।
अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, क्वेश्चन पूछेगा सभी हाइड्रोकार्बन में सबसे साधारण हो गया मीथेन, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन समूह का उदाहरण है। एल्केन का फॉर्मेट बनता है, साधारण फॉर्मूला बनता है CnH2n+2। एल्कीन का बनता है CnH2n, एल्काइन का बनता है CnH2n-2। हो गया क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात खुशबू शाह जी, अच्छी जानकारी। उत्तर तो निकल गया होगा मीथेन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वायरल संक्रमण वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है? वायरस के हाइड्रोकार्बन क्या होता है दीपक राज जी? वैसा यौगिक जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन और एक कार्बन जरूर पाया जाता है, हाइड्रो और कार्बन दोनों पाए जाता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब देखो वायरल के द्वारा कौन कौन सा रोग? तो टाइफाइड होता है जिसे मोती झर्रा कहते हैं, मोती झर्रा कहते हैं। या किससे होता है? इसे इंटेस्टाइन फीवर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन फीवर। या किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु से, साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु से। कोलेरा किससे होता है? तो ब्रिबियो कोलेरी, ब्रिबियो कोलेरू जीवाणु से। मलेरिया किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजुआ से। तब तो एक गो बच गया, कौन? जुकाम, जिसे कॉमन कोल्ड कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? कॉमन कोल्ड कहा जाता है। यह किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। हो गया क्लियर? प्रभात कुमार जी, सलोनी जी, एडे पोइचेछोक, बहुत अच्छी बात। एडे पोइचेछोक, खटरा, हिम, हरे, यह सब वायरस के द्वारा है। और अभी तो वायरल का महामारी हो गया है, वो सब भी इसमें जोड़ लेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस पर किए गए खर्च को लेकर हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं है? किस पर होने वाला खर्च? देख भैया, रक्षा पर होगा ही, प्राकृतिक संकट पर होगा ही, संचित निधि पर होगा ही, लेकिन आकस्मिक निधि पर नहीं होगा, क्योंकि आकस्मिक निधि से हमेशा खर्च नहीं किया जाता है। विडाल टेस्ट, बहुत अच्छी बात। टाइफाइड के लिए अंशुमान ठाकुर जी ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा रक्षा के लिए प्रत्येक बजट में पैसा निकाला जाता है, प्राकृतिक संकट के लिए पैसा निकाला जाता है, संचित निधि जिसे समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं उसके लिए भी निकाला जाता है, लेकिन आकस्मिक निधि के लिए नहीं निकाला जाता है। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग को पता है आकस्मिक निधि से केवल उसी समय धन निकाला जाता है जब संसद का सेशन नहीं चल रहा होता है, और संसद का सेशन जैसे ही प्रारंभ होता है तो संचित निधि से धन निकालकर आकस्मिक निधि में डाल दिया जाता है। अतः आकस्मिक निधि से धन प्रत्येक बजट में नहीं होता है। हो गया क्लियर? तो 16 का उत्तर क्या होगा भाई? डी नंबर। 17 नंबर चलते हैं 16। डी नंबर में हम लोग को ऑलरेडी पता है, डी नंबर की चर्चा अनुच्छेद 267 में, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 267 में, इसकी चर्चा 266 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई 17 नंबर में, पौधा के मूल रोम जो रूट हेयर है, रूट हेयर के द्वारा जल किस प्रक्रिया के द्वारा? तो बताए हुए हैं कई बार, ऑस्मोसिस के द्वारा। किसके द्वारा भाई? परासरण के द्वारा। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, यह रूट है, इसके अंदर जो जड़ है या ऑस्मोसिस के द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है अपने रूट हेयर के द्वारा, और उससे जाइलम उत्तक के द्वारा जो तना में पाया जाता है,
जो वास्कुलर टिश्यू है जाइलम उत्तक के द्वारा पत्ती तक पहुंचाता है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के दौरान रॉ मटेरियल के रूप में जल और खनिज लवण मिट्टी से एब्जॉर्ब किया और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया, यह जो वायुमंडल से लिया, ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें यहां पर रूट हेयर है। अब देखो भैया, ये जो रूट हेयर है यह क्या किया, जल एवं खनिज लवण को किसके द्वारा, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा एब्जॉर्ब किया और उसे जाइलम उत्तक के द्वारा कहां तक भेजा, पत्ती तक भेजा। किसके द्वारा, जाइलम उत्तक के द्वारा। अब जो जाइलम उत्तक है यहां पर क्या देखे भाई, तो यहां पर देखे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, सोलर लाइट लिया गया, क्लोरोफिल, सोलर लाइट लिया, क्लोरोफिल युक्त कोशिका, प्रकाश संश्लेषण बना और प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन का निर्माण हुआ, ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ और फिर उस ग्लूकोज को फ्लोएम उत्तक के द्वारा पेड़ पौधा के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम किया। किसके द्वारा भाई, फ्लोएम उत्तक के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछता है रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम, कच्चे भोज्य पदार्थ का जाइलम और पके हुए भोज्य पदार्थ का फ्लोएम करता है ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हो गया, उत्तर भी निकल गया। वाष्प उत्सर्जन को मापने के लिए पोटोमीटर केवल कहां होता है, पत्ती में, पत्ती के कहां, एस्टोमाटा में, या पत्ती के एस्टोमाटा, हिंदी में कहते हैं वातरंध्र, वातरंध्र में होता है। श्वसन की प्रक्रिया भी यहीं भी होता है। अब देखो स्वेदन पेड़ पौधा में नहीं होता है, स्वेदन हम लोग में होता है स्वेट ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा, स्वेट ग्लैंड के द्वारा। और हम लोग बायोलॉजी में चर्चा किए थे, क्वेश्चन पूछेगा हम लोग में जो स्वेदन की प्रक्रिया होती है उससे शरीर के टेम्परेचर क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। शरीर का तापमान कंट्रोल करने के लिए ही पसीना का स्राव होता है। इसका मतलब पसीने वाली ग्रंथि का जो जड़ नियंत्रण का हाइपोथैलेमस, क्योंकि हम लोग के शरीर के तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस ही शरीर के भीतर जब ताप होने लगता है तो हाइपोथैलेमस कहता है रे स्वेट ग्लैंड निकाल पसीना, तो पसीना जैसे निकलता है तो शरीर का तापमान में कंट्रोल हो जाता है। क्लियर हो गया होगे। अब देखो भाई क्वेश्चन यह दोनों प्रक्रिया से एक और बनता है कि कहिएगा सर जी पत्ती में एस्टोमाटा है, यहां पर हमने कहा पत्ती है तो वहां पर श्वसन की प्रक्रिया भी हो रही है और उत्स्वेदन ट्रांसपैरेशन की प्रक्रिया भी हो रही है। लेकिन जिस पौधा में पत्ती है ही नहीं, जिस पौधा में पत्ती नहीं है वहां पर यह प्रक्रिया किस में होगा। जैसे हम लोग देखें समझ गए होंगे क्या हमने बनाया है।
नागफनी है। अब देखो नागफनी का पौधा में या जो स्पाइन है या पत्ती का रूपांतरित रूप है, और यह जो फूला हुआ मांसल भाग है कैक्टस, यह जो फूला हुआ मांसल भाग है वो तना है। तो नागफनी के पौधे में पत्ती तो है ही नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उत्स्वेदन ट्रांसपेरेशन की प्रक्रिया या श्वसन की प्रक्रिया तना में स्थित लेंटिसिन, क्या कहेंगे, तना में उपस्थित लेंटिसिन के द्वारा होता है। सब बायोलॉजी में डिटेल रूप में चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया। बहुर कांटा होता है, अच्छा बहुते कांटा होता है अतुल जी, जी जी बहुते कांटा होता है। यही कारण है कि जब नजर गुजर से बचाना रहता है, टोना टोटका जो अर्थर वेद में चर्चा किया गया है, अर्थर वेद में जो चौथा वेद था, नवीनतम वेद था जिसमें टोना टोटका, तो जब हम लोग मकान और बनाते हैं तो टूटलाहा चप्पल, फुटलाहा खपरी, और नहीं तो नागफनी का एगो डाली लटका देते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, खपड़ी से फुटलाहा टूटलाहा जूता लेके मारेंगे, और नहीं होगा तो यह कैक्टस के पौधा से आंख फोड़ देंगे। क्लियर। तो 17 नंबर क्लियर हो गया। 18 नंबर चलते हैं भाई। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया सबको पता है, बिमल जालान द फ्यूचर ऑफ इंडिया, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं बिमल जालान। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में क्वेश्चन, अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में जो दुर्ग का निर्माण किया गया उसे क्या कहेंगे? फोर्ट विलियम का किला, फोर्ट विलियम का किला। इसमें क्वेश्चन पूछता है फोर्ट सेंट डेविड कहां है? चेन्नई में। अब फोर्ट विलियम का किला कहां है? कोलकाता में। कोलकाता का निर्माण किसने किया था? जॉब चौरनॉक के द्वारा। किसके द्वारा? जॉब चौरनॉक के द्वारा। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि सिराजुद्दौला के काल में इसी फोर्ट विलियम का किला के प्रधान थे रोजर ड्रेक, जो बिना सिराजुद्दौला से पूछे हुए, बिना सिराजुद्दौला से पूछे हुए इस फोर्ट विलियम किला की घेराबंदी करवाने लगा, तो सिराजुद्दौला की सेना ने उस पर अटैक किया और ब्लैक हॉल काल कोठली दुर्घटना देखा गया 1756 में। 1756 में। क्लियर हो गया। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, 1756 में काल कोठली दुर्घटना, इसका संबंध था फोर्ट विलियम के किला की घेराबंदी से। वहां के प्रधान थे कौन? रोजर ड्रेक। रोजर ड्रेक। काल कोठली दुर्घटना के पश्चात कलकत्ता चेन्नई के गवर्नर, मद्रास, चेन्नई मतलब मद्रास, मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल की खाड़ी होते हुए कहां बुला लिया गया? विलियम कॉलेज। अच्छा, विलियम कॉलेज का निर्माण लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, वहां बताएंगे। यहां पर, यहीं पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सिविल सेवा के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली एक ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग कॉलेज की भी स्थापना किया था। अब देखो भाई ध्यान से सुनना, यदि क्वेश्चन पूछेगा, हाँ 146 व्यक्ति को रूम में रखा था जिसमें 123 व्यक्ति राम नाम सत्य हो गया था, मात्र 23 व्यक्ति जिंदा था, जिसमें एगो अंग्रेजी इतिहासकार हॉलवेल, अंग्रेजी इतिहासकार कौन था? हॉलवेल, जो जीवित रह गया था। तो यह सब क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर चलते हैं। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में जरूरी वाला तत्व है, हम लोग के शरीर में भी तत्व है वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजनी यौगिक प्रोटीन। और पेड़ पौधा में भी नाइट्रोजनी यौगिक प्रोटीन होता है, मतलब नाइट्रोजन होता है। लेकिन हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए थे कि नाइट्रोजन की प्राप्ति पेड़ पौधा नाइट्रेट के रूप में करता है। किस रूप में करता है? नाइट्रेट के रूप में करता है। ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन की प्राप्ति नाइट्रेट के रूप में, या नाइट्रोजन किसके लिए भाई? वृद्धि एवं विकास के लिए। बताए थे फास्फोरस किसके लिए? पुष्पन के लिए। सल्फर किसके लिए? प्रोटीन के निर्माण के लिए।
प्रोटीन के निर्माण के लिए। कैल्शियम किसके लिए? फल और बीज के विकास के लिए। क्वेश्चन आता पोटासियम किसके लिए? तने की मोटाई में वृद्धि के लिए। पोटासियम तने की मोटाई में वृद्धि के लिए। हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, आगे बढ़ जाए बाबू। 9 जून 1885 को 1856 1756 ब्लैक होल घटना। 21 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस रीट, दोषपूर्ण गिरफ्तारी के लिए, दोषपूर्ण किसी व्यक्ति को बिना किसी प्रकार के दोषपूर्ण, बिना किसी प्रकार के कानूनी सजा के बिना ही गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसी के खिलाफ हैबियस कॉर्पस रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करेगी 226 के तहत। हो गया क्लियर? बहुत अच्छी बात। आर्टिकल 32 के तहत उत्तर तो निकल गया दोषपूर्ण नजरबंदी के कारण। 22 नंबर चलते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण में लाने वाला चोल शासक, गंगा को उत्तर से दक्षिण में लाने वाला चोल शासक सबको पता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के काल में महिपाल था शासक। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, हमने चर्चा किया था सब के बारे में। राज प्रथम कहा गया, जो पहला चोल प्रतापी शासक थे जिसने भारत से बाहर भी विजय अभियान किए थे, भारत से बाहर भी विजय अभियान किए थे। श्रीलंका अभियान, पहली बार नौसेना की चर्चा इसमें मिलती है, प्रथम नौसेना। लेकिन नौसेना सर्वोच्च रूप में आएगा तो सर्वोच्च रूप में नौसेना की सर्वोच्चता क्वेश्चन पूछेगा पूर्व मध्यकाल में विजयालय के द्वारा चोल वंश की स्थापना किया गया। पूर्व मध्यकाल में विजयालय के द्वारा चोल वंश की स्थापना किया गया। और फिर क्वेश्चन पूछेगा कि परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख, परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख, और इस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलता है। क्लियर हो गया? या क्या था भाई? विजयालय भी देख लेंगे। पूर्व मध्यकाल में चोल वंश की स्थापना किया। परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख, जिससे स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलता है। हो गया स्थानीय स्वशासन। क्लियर हो गया? 22 के बाद 23 नंबर चलते हैं भाई, बड़ी सुंदर क्वेश्चन भी है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्लियर हो गया? इसको जब संरचना करते हैं CaOCl इंटू Cl, CaOCl इंटू Cl। सर खुशबू शाह जी क्लियर हो गया? उत्तर निकलेगा 23 का बी नंबर। 24 नंबर चलते हैं भाई। यूरिन का असामान्य घटक क्या है? तो यूरिन का असामान्य घटक में चलते हैं अल्बुमिन। अब देखो अल्बुमिन यूरिन में नहीं पाया जाता है, सामान्य घटक है यूरिया, क्रिएटिन, सोडियम, क्योंकि लवण भी है। लेकिन अल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो अंडा में पाया जाता है। आज भी हम लोग चर्चा किए थे अल्बुमिन, अंडा में पाए जाने वाला प्रोटीन अल्बुमिन था। तो असामान्य घटक यूरिया भी है, क्रिएटिन भी है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे स्टोमक में, आंत में
डाइजेस्टिव सिस्टम में जब चर्चा करेंगे वहां बताएंगे आंत में हीमोग्लोबिन के विखंडन से विषैला पदार्थ अमोनिया बनता है। लीवर क्या करता है, उस विषैले पदार्थ अमोनिया को कम विषैला पदार्थ यूरिया में तोड़ देता है। और किडनी क्या करता है, रक्त से उस यूरिया को अलग करके यूरेथ्रा में जमा कर देता है और जिसे डिस्चार्ज हम लोग यूरिन के रूप में बाहर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कैल्शियम भी है, सॉरी यूरिया भी है, क्रिएटिन भी है, सोडियम भी है, सबसे अधिक मात्रा में पानी है, कुछ ग्लूकोज भी है, कुछ विटामिन भी है, लेकिन अल्बुमिन असमान घटक है। अल्बुमिन सर जी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम उससे पहले वाले क्वेश्चन हाइपो, ऑक्सी को ही कहते हैं हाइपो, एक ऑक्सीजन रहेगा तो हाइपो। सर आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया, जीवाणु, बहुत सारा जीवाणु पाया जाता है आंत में, जिसका संबंध अभी बताए साल्मोनेला टाइफोसा, यह जीवाणु है आंत में पाया गया, टाइफाइड इससे होता है। क्लियर हो गया गौतम गोविंदा जी। लीवर फैटी किसका कारण होता है, लीवर फैटी किसके कारण होता है, बाप रे हमारा डॉक्टर बनाइए दीजिएगा, डॉक्टर सर से पूछिएगा, ज्यादा तला फरा चीज खाइएगा, मौर मसाला वाला चीज खाइएगा तो फैटी हो जाएगा, खराबी करता है, अतः लीवर को बचा के रखिएगा। आइए 24 क्लियर था, तो 24 में हो गया सी नंबर। 25 नंबर चलते, संसार का सबसे अत्यधिक आर्द्र महाद्वीप, ह्यूमिड कॉन्टिनेंट किसे माना गया, तो सबसे ज्यादा आर्द्र महाद्वीप तो बगल में कौन है भाई, तो याद रखने के लिए कहेंगे रामानुजी, ध्यान से सुनिएगा। रामानुजी आज दिन में देख रहे थे हम, सर पटने में है, पटना में है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। इकोलाई बैक्टीरिया भी पाया जाता है लार्ज है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में तो साल्मोनेला टाइफोसा, लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ई कोलाई है। अब ई कोली बैक्टीरिया है तो क्वेश्चन पूछेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में साल्मोनेला टाइफोसा है। अब देखो आते हैं हम लोग जरा सा वर्ल्ड पे, यह क्या है, तो भाई यह दक्षिणी अमेरिका है, और दक्षिणी अमेरिका के जस्ट बगल में सालों भर लगभग 32 किलोमीटर 3200 मीटर की मोटाई में बर्फीले आकृति का अंटार्कटिका है। तो कहिएगा सर जी दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महादेश यहां है, सबसे बगल में कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका, अतः दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका के बाद सबसे आर्द्र महाद्वीप कहा जाता है। उत्तर भी निकल गया होगा। ऐसा क्यों होता है, तो अंटार्कटिका महादेश की निकटता के कारण हो गया, अंटार्कटिका महादेश की निकटता के कारण। अब देखो भाई एशिया सबसे बड़ा महादेश, दूसरा हो गया अफ्रीका, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, चौथा हो गया दक्षिणी अमेरिका, पांचवा हो गया अंटार्कटिका, छठा हो गया यूरोप, और सातवां हो गया कौन बउआ महादेश, जल्दी से बताओ, ऑस्ट्रेलिया। साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया होगा तो टाइफाइड रोग नहीं हो जाएगा गुरुजी। हाँ ठीक तो है, टाइफाइड रोग, तो टाइफाइड किसके कारण, जीवाणु के द्वारा। डिप्सिटी का कुटनी है राकेश कुमार सिंह जी, डिप्सिटी का कुटनी है साल्मोनेला टाइफोसा, टाइफाइड मोती झर्रा किसके कारण, जीवाणु के द्वारा। बहुत अच्छी बात। 26 क्वेश्चन चलते हैं। कार इलेक्ट्रिक आवेश चार्ज का, तो जब ये चार्ज होगा तो कूलम होगा, और करंट होगा तो क्या हो जाएगा, एम्पियर होगा, वोल्ट होगा तो पोटेंशियल, और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको प्रवाह कहते हैं, टेस्ला हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा टेस्ला हो गया एसआई पद्धति में
तो सीजीएस पद्धति में क्या बताए थे, कभी याद है? सीजीएस में बताए थे गॉस। और हम लोग को ऑलरेडी पता है 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। क्वेश्चन पूछेगा, फिर से सुनिएगा। चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लो का ऐसा पद्धति मात्रक टेस्ला है, सीजीएस में गॉस है। 1 टेस्ला बराबर 4 गॉस, या कहेंगे तो अब उसका आ जाए मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा पद्धति मात्रक वेबर होता है और सीजीएस से मात्रक मैक्सवेल होता है। हम लोग कहते हैं 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। क्लियर होगा? ये सब तो क्लियर होगा। 27 नंबर चलते हैं। किसके काल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार हुआ? कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848, महाराष्ट्र का सतारा। और अंतिम 1856 अवध, लेकिन अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं लाया गया, अवध को लाया गया हड़प नीति कुशासन का आरोप लगाकर। कुशासन का आरोप। तो अंत क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजी शासन काल में या कंपनी के शासन काल में सबसे अंतिम विस्तारवादी गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हो गया क्लियर? लॉर्ड डलहौजी कंपनी के शासन काल का अंतिम विस्तारवादी था। क्योंकि इन्हीं के काल में क्या हुआ था? डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेब्स, हड़प नीति, हड़प नीति। और हड़प नीति के तहत पहला राज कौन था भाई? सतारा। पहला राज कौन था? सतारा। सतारा को कब? 1848 में। सतारा को कब भाई? 1848 में लाया गया था। अगला देखो भाई, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। कुशासन का आरोप लगाकर लाया गया था। इसमें सब निकालने। लॉर्ड डफरिन के काल में क्या होता? कांग्रेस की स्थापना। लीटन के काल में क्या हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट। कर्जन के काल में जो 1899 में आए थे, हाँ, सतारा था, जैतपुर था, संभलपुर था, उदयपुर था, बघात था, झांसी था, नागपुर था, करौली था। यह सब डलहौजी के काल में। क्वेश्चन पूछेगा 1899 में कर्जन आया, आने से पहले 4 बार भारत का दौरा कर चुका था, भारत भ्रमण कर चुका था। कर्जन के काल को आयोग और समिति का काल कहा गया। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था राष्ट्रीयता को कम करने के लिए। जुलाई के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ भारतीयों के द्वारा। तमाम प्लान करता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर तक बर्दाश्त किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लागू कर दिया। हालांकि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। हो गया क्लियर कुणाल कुमार जी? हाँ, सज्जन रिपन, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिए, आर्म्स एक्ट समाप्त कर दिए। लॉर्ड लीटन ने सिविल सेवा में उम्र 21 से घटाकर 19 कर दिए। रिपन आया तो 19 से बढ़ाकर फिर से 21 कर दिए। इतना क्लियर भाई? अब देखो अगला क्वेश्चन 27 के बाद 28 आता है। 28 में क्वेश्चन कह रहा है सिंथेटिक औषधि का क्या नाम है? अब देखो सिंथेटिक औषधि है कौन कौन भाई? कृत्रिम औषधि है। मार्फिन बताए थे अफीम से, रिस्प्रीन बताए थे सीडर के तेल से, टेक्सोल यह भी प्राकृतिक है, लेकिन एस्पिरिन यह तैयार किया गया, प्रयोगशाला में तैयार किया गया, प्रयोगशाला में तैयार किया गया रसायन है जो उच्च ताप को कम करने के लिए दिया जाता है। उच्च ताप को कम करने के लिए एस्पिरिन का यूज किया जाता है। 28 के बाद 29 नंबर चले। ए डोज ऑफ लाफ्टर, ए डोज ऑफ लाफ्टर आर के लक्ष्मण की, आर के लक्ष्मण के रचनाकार ए डोज ऑफ लाफ्टर है। देखो भैया अब क्वेश्चन पूछेगा खुशवंत सिंह अभी बताए थे ट्रेन टू
खुशवंत सिंह था, ट्रेन टू पाकिस्तान। अब देखो विकसित अर्थव्यवस्था, ध्यान से सुनिएगा, पैरासीटामोल हाइयर टेम्परेचर को कम करने के लिए, हाई टेम्परेचर को कम करने के लिए पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, या सब क्या एंटीपायरेटिक्स है, उच्च तापमान को कंट्रोल करने के। एंटासिड क्या है, कहते हैं गैस बन गया, पेट में एसिडिटी हो गया है, तो एंटासिड खाते। सबाना खातून जी, गौतम गोविंदा जी, क्लियर हो गया। विकसित अर्थव्यवस्था किस समस्या का सामना करता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले चालो चर्चा कर लेते हैं। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अदृश्य, इसे ही कहते हैं छिपी हुई, इसे ही कहते हैं छिपी हुई, इसे ही कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में संरचनात्मक, बहुत अच्छी बात चर्चा करते हैं ना, पहले समझिएगा ना। शंकर कुमार जी 2-3 क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, अदृश्य बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहा जाता है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है जिसमें श्रमिक बाहर से काम पर लगे नजर रहते हैं, काम पर लगे हुए, लेकिन यदि उन श्रमिकों को कार्य से हटा भी दिया जाता है तो उत्पादन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से सुनिएगा, बाहर से श्रमिक कार्य पर लगे नजर आते हैं, लेकिन यदि उस श्रमिक को कार्य से हटा भी दिया जाता है तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे श्रमिक का सीमांत उत्पादन शून्य होता है। और आज भी हमने चर्चा किया था, या कल के क्वेश्चन में, कि जब सीमांत शून्य हो तो कुल क्या होगा, अधिकतम होगा। जब मार्जिनल 0 हो तो टोटल क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कल चर्चा किए थे। अब देखो भाई, ध्यान से सुनिएगा, अतुल जी गवर्नमेंट टीचर, सरकारी टीचर की चर्चा कर रहे हैं छिपी हुई बेरोजगारी में, कि बाहर से लगे हुए हैं लेकिन काम पर उन्हें हटा भी दिया जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही प्रच्छन्न या छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। भारतीय कृषि में यह मुख्य रूप से देखा जाता है, कृषि के क्षेत्र में यह बेरोजगारी देखा जाता है। किसमें देखा गया भाई, कृषि में यह देखा जाता है। दूसरा आया घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यह बेरोजगारी मांग और आपूर्ति की दशा में परिवर्तन के फलस्वरूप, मांग और आपूर्ति की दशा में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मांग और आपूर्ति की दशा, मान लीजिए बाजार में बहुत ज्यादा मांग हुआ तो एक से एक प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन रिसेशन हो गया, मंदी हो गया, तो उद्योग धंधा बंद हो गया, कर्मचारी की छटनी होने लगी, बेरोजगारी बढ़ गई। तो जब बाजार में डिमांड हुआ तो रोजगार आ गया, जब बाजार में मंदी आ गया तो फिर निकाल दिया गया। इस प्रकार के बेरोजगारी को क्या कहते हैं, घर्षणात्मक, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो खासकर विकसित देशों में देखा जाता है। यही खासकर शहरी क्षेत्रों में भी देखा जाता है। तो यहां कहेंगे विकसित देश एवं भारतीय शहरी क्षेत्र में। शिक्षित बेरोजगारी सबको पता है कि क्षमता है, कैपेसिटी है, योग्यता है, सारा कैरेक्टेरिया पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं, क्यों रोजगार मिल नहीं रहा है। तो वैसी बेरोजगारी जिसमें रोजगार प्राप्त करने की सभी कैरेक्टेरिया को आप फुलफिल करते हुए भी आपको आपके योग्यता के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता है, उसे ही शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। अब देखो, अपने क्लास में ढेर सारे लोग जॉब वाले हैं,
रामानु जी हो या अतुल जी हो, करीब हमको लगता है कि लाइव क्लास स्टार्ट करने के पश्चात ऑफलाइन में जब क्लास चलती थी तो पूरे क्लास में एक बैच में 2 3 4 निकलता था रोजगार वाले, कोई ना कोई जॉब में है, सरकारी जॉब वाले भी निकलते थे। लेकिन ऑनलाइन जब से क्लास स्टार्ट हुआ है तो बहुत खुशी मिलती है कि लगभग 60% लोग जो कब कब पढ़े थे हमसे, आज रेलवे में है तो टेक्नीशियन में है तो गुड गार्ड्स में है तो बिहार पुलिस में है तो सीएफ बीएसएफ में है, तो सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा फीलिंग होता है। आखिर क्यों जॉब में रहते हुए फिर तैयारी जारी क्यों? क्योंकि उनमें जो क्षमता है, उनमें जो योग्यता है, उस आधार पर उन्हें नौकरी नहीं मिली है। वो अपनी नौकरी से असंतुष्ट है। जब उनको ऑप्शन मिलेगा तो रिजाइन मार के निकल जाएंगे। रामानु जी ध्यान देंगे। रवि रंजन जी अभी अभी ड्यूटी से आए, देखे रहे हैं। जी सर मैं मुंबई में ग्रुप डी में हूँ। श्याम सुंदर पासवान जी। कुणाल जी सर। गुरु जी हमू मार्केटिंग में है। अतुल कुमार जी देख रहे हैं। सर मैं भी जोश में ही जॉब में ही हूँ। मीरा एसआई। मतलब अब अभी जितना भी मैसेज, रवि रंजन जी आज बहुत कम नंबर आ है। खुशबू जी आपसे गुरुत्वाकर्षण भी इसीलिए है, देखे रहे हैं। मतलब सबका एक गो नजरिया। हाजीपुर पुलिस में है सुमन कुमार जी, हाजीपुर पुलिस में है। तो देख रहे हैं हम अभी जितना भी कमेंट आया है उसमें तो सब लोग तो कमेंट नौकरी वाला कमेंट किए हैं। जी अतुल कुमार जी। अब देखो निशा भारती ने लिखा कि सर हम बेरोजगार हैं। चलिए बहुत। सीआईएसएफ में हूँ भास्कर भारती जी। अनामिका जी मैं भी जॉब में हूँ। चलो भाई अनामिका राय। त्रिपुरारी शर्मा मैं भी जॉब में हूँ गुरुजी। मैं बेल्ट्रॉन में हूँ गौतम गोविंदा जी। देख रहे हैं कैसे कैसे नंबर सब आ रहा है। तो ये सुपौल में पुलिस में है मंटू पटेल जी। सुप्रिया जी मैं भी पटना पुलिस में हूँ। देखो भाई सब का। चीकू मैं भी पंडित कश्मीर में हूँ पुलिस में। वीरेंद्र जी हेडक्वार्टर, ये तो सिविल लाइन में ही है। पप्पू जी हम खाई नहीं हुए हैं। अच्छा हम खाई का नहीं हुए हैं। चलिए जो भी है। तो ये अच्छा चीज मानता है। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में है वीरू कुमार जी। ये देखो इतने लोग हैं। अब आइए इन लोगों को बेरोजगार हम बनाते हैं। इन्हें बेरोजगार, ये सब जो जॉब वाला कमेंट कर रहा है कि हमारा नाम ले हमारा नाम ले, वो सब कैसी बेरोजगारी है? शिक्षित बेरोजगारी है। जिनको रोजगार नहीं है, निशा भारती ने कहा कि हमको सर बेरोजगार है। बहुत अच्छी बात, खुशी है। उनको कुछ नहीं है तो निश्चित रूप से बेरोजगार है। लेकिन बहुत को देख रहे हम जॉब वाले स्टूडेंट हैं, जॉब वाले स्टूडेंट हैं, फिर भी उस जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं है। तलाश कर रहे हैं। तलाश तलाश तलाश। जब भी अच्छा ऑफर आएगा पास कर जाएंगे, उसको त्याग करके फिर से ज्वाइन कर लेंगे। हम भी बेरोजगार हैं। तो जिन जो पढ़े हुए हैं, अब देखो बेरोजगार हैं जो लोग फॉर्म भरे थे बिहार दरोगा का, सारा क्राइटेरिया फुलफिल है। आपका मिनिमम एज फुलफिल है, आप स्नातक हैं फुलफिल है, आप जो भी क्राइटेरिया एग्जामिनेशन के लिए सारा कुछ फुलफिल कर दिए हैं, फिर भी क्या फुलफिल किया? बेरोजगार मिल गया, डबल स्टार मिल गया? नहीं, पहले पीटी लिया गया, फिर मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, फिर जाके फिजिकल लिया जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा। सब क्राइटेरिया में आप पास करते करते जाएंगे तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी। मान लीजिए दरोगा बन गए, बीपीएससी की तैयारी मन किया तो डीएसपी बनेंगे। दरोगा पुलिस से वर्दी पहनेंगे, डीएसपी वाला पहनेंगे। बस अगले बार 66 बीपीएससी दिए, पास कर गए, पीटी मुख्य परीक्षा पास कर गए, इंटरव्यू दिए पास कर गए, पहला चुनाव था डीएसपी मिल गया। डीएसपी बने हुए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं और जरा सा तैयारी कर लेंगे तो आईपीएस बन जाएंगे, वर्दी रह जाएगा। फिर से तैयारी स्टार्ट कर दिए। उम्र है ये है, जोश जज्बा जुनून है ये है। फिर से यूपीएससी का एग्जाम दिए, पीटी पास कर गया, मुख्य परीक्षा पास कर गए, इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू पास करके आईपीएस बन गए। तो ये
एक जॉब में रहते हुए दूसरे जॉब की तैयारी भी शिक्षित बेरोजगारी हुआ। क्लियर। मौसमी जिसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण परिवेश में देखते हैं कि वर्ष के किसी खास मौसम में श्रमिकों को रोजगार मिलता है, बाकी शेष काल में वह ताश खेलता रहता है, गप सरक्का मारते रहता है, चौक चौराहे पर बैठकर इधर उधर की बात करते रहता है। तो क्यों? क्योंकि वह सब मौसमी बेरोजगारी। तो यहां पर 3 क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनिएगा। भारत में कैसी बेरोजगारी? तो भारत में संरचनात्मक, बताते हैं संरचनात्मक क्या है। शहरी क्षेत्र में घर्षणात्मक, ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी, कृषि क्षेत्र में अदृश्य, और क्वेश्चन पूछेगा शिक्षित क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी। ध्यान से सुनिएगा। अब देखो भाई, क्वेश्चन पूछेगा संरचनात्मक आईपीएस में बाद, अब ध्यान से सुनिएगा, संरचनात्मक क्या है? तो जब देश की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था इत्यादि में परिवर्तन होने के बाद देश की स्थिति सुधरने लगे, तो क्या होगा? पुराने उद्योग धंधे के स्थान पर नए उद्योग धंधे की स्थापना कर दिया जाएगा, जिसके कारण पुराने उद्योग धंधे में कार्यरत श्रमिक को नए उद्योग धंधे में काम करने का अनुभव नहीं आता, उसे काम से निकाल दिया जाता है, जिसके कारण उसमें जो बेरोजगारी पाई गई उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। क्लियर हो गया? चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय को ही कहते मौसमी, सीजनल एक ही चीज है। चक्रीय को ही कहते मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो केवल ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी, शहरी क्षेत्र में घर्षणात्मक, पूरे भारत में संरचनात्मक। चारों को तो याद रखेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं भाई। 31 नंबर क्वेश्चन का है मैग्नीज, कल भी बताए थे, आज भी रिपीट किए। मैग्नीज लोहा का अपघर्षण और जंगरोधी बनाने में भी किया जाता है। अपघर्षण बनाने में, इस्पात बनाने में मैग्नीज का सर्वाधिक कहां भाई? उत्तर उड़ीसा। मैग्नीज का सर्वाधिक उड़ीसा। क्लियर? चर्चा कर लिए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं टुंड्रा प्रदेश। जब ये टुंड्रा प्रदेश होगा तो बर्फीला प्रदेश होगा। टुंड्रा प्रदेश क्या होगा? बर्फीला प्रदेश। साइबेरिया क्षेत्र, अलास्का क्षेत्र, जो सालों भर बर्फीला क्षेत्र है, यह आर्द्र मध्य तापीय न होकर ध्रुवीय जलवायु वाले प्रदेश से, ध्रुवीय जलवायु वाले प्रदेश जहां के लोग केवल और केवल शिकार पर निर्भर करता है, शिकारी प्रकृति को होता है। इसी टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति पाई जाती है, जिसका अर्धचंद्राकार बर्फ का बना हुआ घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। याद आया? कई बार चर्चा कर दी है। एस्किमो जनजाति का अर्धचंद्राकार घर को इग्लू कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया भाई? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत कहेंगे, ये पुनर्जागरण का पिता कहेंगे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने, एससी बोस ने इन्हें क्या कहा था? युगदूत, युगदूत कहा था। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय ने ही अपने दूत मंडल के रूप में इन्हें लंदन भेजे थे ब्रिटिश राजा से मिलने के लिए, और बेचारे की वहीं पर मृत्यु हो गई 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय कई भाषा के प्रखर विद्वान थे, चाहे हिंदी हो, फारसी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, बंगाली हो, कई भाषा के प्रखर विद्वान थे। इनकी कई रचना हम लोग चर्चा कर दिए थे। संवाद कौमुदी हो या चंद्रिका हो, गिफ्ट टू मोनोथीसस हो, या प्रिंसेस ऑफ जेसिस हो, प्रिंसेस ऑफ जीसस हो, ब्रह्मनिकल मैगजीन हो, या तुहफतुल मुबाहिदीन हो, यह सभी भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का अग्रदूत भी कहा जाता है। बहुत अच्छी बात। अब देखो, राजा राम मोहन के प्रयास से 1829 ईस्वी में
कानून 17 बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि 1830 में कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा और पर्दा प्रथा को भी प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन मीरातुल अखबार भी, सलोनी जी बहुत अच्छी बात। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना किया। विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में, 1896 नहीं 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए। अब महादेव गोविंद रानाडे एवं आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। इतना क्लियर था। हम लोग को ऑलरेडी हिस्ट्री वाले टॉपिक में भी यह सब चर्चा कर लिए थे। कौन सा स्थान भारतवर्ष का स्विट्जरलैंड है? देखो भाई, भारत का स्विट्जरलैंड हिमाचल प्रदेश का कोडागू, कभी देखे होंगे? चलिए कंप्यूटर महोदय जी जरा हम लोग को दिखा दीजिए तो। चलिए हिमाचल प्रदेश में था, फिगर नहीं देख पाए, देख लीजिएगा आप लोग। भारत का स्विट्जरलैंड कसानी है सर जी, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। सोनी प्रिया जी, कसौनी। अच्छा, कसौनी है शायद, उत्तराखंड के बालेश्वर, स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड हिमालय की गोद में। कसानी है भाई, एक चीज उत्तर तब लग रहा है गलत है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से इतना फुट ऊंचाई पर खूबसूरती है, कसौनी है, दिलकश नजारा, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। या उत्तरा कसौनी, ए ही मारिएगा, ए मारिएगा, उत्तर शायद इसमें गलत लिखा हुआ है, ए मारिएगा कसौनी, ए ही दीजिएगा कसौनी। चलिए रेलगाड़ी पहिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 34 के बाद 35 नंबर में। रेलगाड़ी पहिए बनाने का कारखाना कहाँ है? हेलासिंकी। या हेलासिंकी कहाँ है? बेंगलुरु के निकट। हेलासिंकी क्या है? कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक में बेंगलुरु के निकट है। हो गया बेंगलुरु के निकट। अब देखो 35 के बाद 36 चले। किसी पदार्थ में 1 मोल, कसौनी होगा भारत का स्विट्जरलैंड 1 नंबर में। क्वेश्चन पूछेगा गुरु कर्नाटक में है, नहीं नहीं गौरू कर्नाटक नहीं, ठीक है। करंट अफेयर्स में डाटा रुपया से ज्यादा प्रश्न आता है, इससे थोड़ा प्रश्न चेंज कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है।
किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित, सबको पता है 6.03 गुने 10 के पावर 23, 10 के पावर यह 3, यह क्या है 10 के पावर 23 मारिएगा, 10 के पावर 23 मारिएगा। डी नंबर। 36 के बाद 37 नंबर चलते हैं। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम धर्म को समाप्त कर दिया गया? कल भी हमने चर्चा किया था कि अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में, अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया गया। इस्लाम धर्म को समाप्त कर दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया गया और दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पंडित अबुल फजल को बनाया गया। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू बीरबल थे, पहला एवं एकमात्र हिंदू कौन थे? बीरबल थे। 37 के बाद चलते हैं 38 में। क्वेश्चन पूछेगा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन भाई? कीट का अध्ययन। एंटोमोलॉजी। मत्स्य वर्ग का अध्ययन इप्थोलॉजी। इथोलॉजी। इथोलॉजी। सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। स्तनधारी का अध्ययन मेमेलोलॉजी। मेमेलोलॉजी। और कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट का अध्ययन। क्लियर। 39 नंबर चले। धातु के सल्फेट के कारण पानी के साथ जो खारापन होता है, तो धातु का सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोरेट है, जिसे कहते हैं अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए बताए थे सोडियम जियोलाइट। दूर करने के लिए सोडियम जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता 2 प्रकार का, जल की कठोरता अस्थाई है और अस्थाई है। अस्थाई कठोरता किसके कारण? सोडियम और कैल्शियम, और यहां पर याद रखें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोरेट के कारण अस्थाई। क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछेगा हेपेटोलॉजी। अब क्वेश्चन पूछेगा हर्पेटोलॉजी हो गया सरीसृप, हेपेटोलॉजी हो गया लीवर। गौतम गोविंद हेपेटोलॉजी लीवर में। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जल की अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए केवल खौला दिया जाता है और उसे छानकर बाहर निकाल दिया जाता है। 39 के बाद 40 में चले। फैराडे आज भी चर्चा किए थे जब शुष्क जल की चर्चा किए थे। फैराडे ने किसकी खोज किया था? इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में चर्चा किया था। 41 नंबर का विश्व का अग्रगणी बॉक्साइट उत्पादन करने वाला, आज भी बताए थे बॉक्साइट कोयला, बॉक्साइट के लिए, निकेल के लिए, कोबाल्ट के लिए 1 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आया। विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन है भाई? ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन बताए थे वहीं पर यूरेनियम होगा तो कजाकिस्तान, यूरेनियम हो जाएगा तो कजाकिस्तान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर किसका है? तो फिनलैंड और नीदरलैंड, न्यूजीलैंड। फिनलैंड और न्यूजीलैंड का इसका सबसे ऊपर में स्थान है। 42 नंबर के बाद 43 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या है? तो मूल मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनाव साक्षरता। मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्वेश्चन पूछेगा मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनाव साक्षरता होना बहुत जरूरी है, मूल मंत्र है। 43 क्लियर। 44 नंबर चलते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए के सहयोग से किस राज्य में भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया है? तो सुपर फैब लैब का उद्घाटन केरल में किया गया है। अगला देखिए भाई, कौन सा देश सूरजमुखी के बीज का शीर्ष उत्पादन करता है? तो यूक्रेन। सूरजमुखी के बीज। क्वेश्चन पूछेगा भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। 45 के बाद 46 में चले। विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पहले तो लॉर्ड्स था, अब क्या है? मोटेरा। कहां पर है? मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम पहले क्या था? क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला लॉर्ड्स। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला
लॉर्ड्स था। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है इस बार के बजट में? तो 9,000 करोड़ रुपया। कितना रुपया भाई? 9,000 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन 48 नंबर में चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कितना रुपया? तो 53,700 करोड़ रुपया। 53,700 करोड़ रुपया। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर। चलिए अच्छी बात है। बजट के अनुसार कृषि क्षेत्र में किस प्रकार का ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो आज भी चर्चा किए थे, कल भी चर्चा किए थे। बजट में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की बात कहा जा रहा है। 49 के बाद हम लोग अंतिम में चलते हैं 50। शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद के लिए एक राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला, एक राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करने के लिए भारतीय रेलवे पीपीपी मॉडल के माध्यम से क्या चीज स्थापित कराएगा? किसान रेल स्थापित करने की योजना है। किसान रेल जो पीपीपी मतलब प्राइवेट पार्टनरशिपिंग फंड के आधार पर किया जाएगा। हो गया। तो ये था हम लोग का आज 9वां टेस्ट। कल से बायोलॉजी का जो वो शेड्यूल हमने कहा था कि 10 क्वेश्चन देखेंगे पहले, उसके बाद बायोलॉजी का चैप्टर में आएंगे। तो कल बायोलॉजी का स्केलेटल सिस्टम होगा। और आप जितने भी लोग बायोलॉजी का अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो बायोलॉजी को परचेज करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी परचेज कर लेंगे। कोई डाउट है? सोनी प्रिया जी, दीपक राज जी, अंशुमान ठाकुर जी, ब्यूटी जी, दीपक जी, निशा भारती जी, अतुल जी, राहुल जी, मिथिलेश जी, अंकिता जी, तो जितने भी लोग, दिलीप कुमार जी, मनीष शर्मा जी, त्रिपुरारी जी, सलोनी जी, मिष्टी जी, कुणाल कुमार जी, रवि रंजन जी, बायोलॉजी में मजा आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। सलोनी जी एकदम बायोलॉजी को भी बहुत मजेदार तरीके से, राजीव जी मजेदार तरीके से देखते जाएंगे, रामानुज जी, कुणाल जी, तो जितने भी लोग, भगवान जी, भार्गव जी, सुप्रिया जी, कोई डाउट नहीं है। चलते हैं तो हम लोग फिर मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में बायोलॉजी के क्लास में, फाउंडेशन बैच में। और कल हम लोग हिस्ट्री को भी आजादी दिलाएंगे, भारत की आजादी दे देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन को फिर से एक बार बता दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम था। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया था। हम लोग ज्योग्राफी वाले क्लास में चर्चा किए थे, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या पाया जाता है? तो 2 इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड को कहते हैं धन ध्रुव और कैथोड को कहते हैं ऋण ध्रुव। जबकि उसमें जो विद्युत अपघट है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, वो अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। कल से बायोलॉजी से हम भी जुड़ेंगे रामानुज जी, बहुत अच्छी बात। बायो ऐसे पढ़ सकते हैं, कभी सोचे ही नहीं थे। चलिए बहुत अच्छी बात। ये तो आप लोग का मन, रवि रंजन जी इकोनॉमिक्स भी जल्दी चालू कर दीजिएगा, तैयारी जबरदस्त हो जाएगी एकदम। इकोनॉमिक्स सोचते हैं 1 सप्ताह और लिंक करें हम लोग, अगले सप्ताह में कभी इकोनॉमिक्स का भी चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स बहुत, इकोनॉमिक्स में एक समस्या है, उसका मटेरियल पीडीएफ फाइल नहीं मिलेगा क्योंकि कंपोज होगा ही नहीं है, उस पर लिखाना पड़ेगा। लिखाने में थोड़ा सा लेट लतीफा होगा। अच्छा देखते हैं, नहीं होगा तो कॉपी में जो लिखा हुआ है अच्छा हैंडराइटिंग का, उसी का पीडीएफ बना करके, फोटो खींच करके पीडीएफ बना करके आप लोग को दे देंगे। ये तो संभव है, क्लियर। कंपोजिंग नहीं तो ये तो संभव है। तो मिलते हैं कल हम लोग सुबह 9:30 बजे बायोलॉजी के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।